Hi everyone, in this video we will be discussing about chapter 13 organisms and population। तो इस वीडियो में क्या पढ़ना है हमें? इस वीडियो में हमें दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पहला है आपका ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, दूसरा है पॉपुलेशंस। और यहाँ पे 13.3 भी होना चाहिए था, एक पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो तीन चीज़ें हमें पढ़ने हैं इस वीडियो में और कम्प्लीटली वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जो कि दोनों बोर्ड्स और नीट एस्पिरेंट्स दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले चलिए देख ही लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। तो देखिए, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? एक सिंगल इंडिविजुअल जैसे कि आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राम। तो राम एक इंडिविजुअल है। मान लीजिए आपके भाई का नाम है श्याम, तो ये श्याम भी एक इंडिविजुअल है। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों के घर पर एक जानवर है कोई, और उस जानवर का नाम है रॉकी। तो वो रॉकी भी अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ठीक है, राम भी एक इंडिविजुअल है, श्याम भी एक इंडिविजुअल है, रॉकी भी एक इंडिविजुअल है। मान लीजिए आपके घर में कोई बर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो एक पैरट है। तो वो पैरट का नाम अगर पिंटू है, तो वो पिंटू भी एक इंडिविजुअल है। तो उसी एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जब ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आ जाए, सिमिलर तरह के एक ही ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आ जाए, तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन कहेंगे। क्या? एक ऑर्गेनिज्म है ए नाम का, तो ये एक सिंगल एक ऑर्गेनिज्म है, और जब इन्हीं का ग्रुप हो जाएगा तो उसको आप क्या कहने लगेंगे? पॉपुलेशन कहने लगेंगे। इतना काफ़ी है अभी के लिए, बाकी आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में आपको समझ में आ जाएंगी कि ऑर्गेनिज्म क्या है और पॉपुलेशन क्या है। चलिए, तो सबसे पहले एनसीईआरटी शुरू करता है आपके कि आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाई इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो क्या है? बहुत ही डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स भी है। हम अगर इसको समझना चाहें, इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहें, तो हम अलग अलग लेवल पर समझ सकते हैं। और वो लेवल्स क्या हैं? वो लेवल्स हैं आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो लेवल क्या है? सबसे पहला तो मैक्रोमोलिक्यूल, उसके बाद सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन्स, उसके बाद एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम। तो आपका जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें कितना ऑर्गेनाइजेशन उसने दिया हुआ है कि सबसे पहले तो एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर सेल बनते हैं, अब एक तरह के सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू ऐसे मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और सिमिलर तरह के ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन बनाते हैं, और अलग अलग तरह की पॉपुलेशन मिलकर, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। और कम्युनिटी दो तरह की हो सकती है, मेनली बायोटिक भी और एबायोटिक भी, और उन दोनों कम्युनिटी के कंपोनेंट्स को मिलाकर इकोसिस्टम कहा जाता है। और एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को बायोम कहा जाता है। ये बेसिकली जो चीज़ दिया हुआ है इसी को आप कहते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की, जिसमें क्या आता है? एक इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है? यही जो इकोलॉजी में जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं ना, उन्हीं का एक ऑर्डर में अरेंज कर देना, तो उसी को कहा जाएगा इकोलॉजिकल हायरार्की। जो कि किससे शुरुआत होता है? एक ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आएगा? पॉपुलेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? कम्युनिटी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? इकोसिस्टम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बायोम आएगा। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हायरार्की। चलिए, शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, पढ़ते हैं धीरे धीरे करके हम। एट द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो तरह का सवाल हम पूछ सकते हैं किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग और वाई डज द बर्ड सिंग।
जब आप किसी बुलबुल को सुबह सुबह गाते हुए सुनते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल दो तरह के आ सकते हैं। एक क्या कि बुलबुल कैसे गाता है और बुलबुल क्यों गाता है या गाती है, ठीक है। हाउ डज द बर्ड सिंग और वाई डज द बर्ड सिंग, ठीक है। द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, while the why type question seek the significance of the process। जो हाउ टाइप का क्वेश्चन है उसका मतलब तो क्या, हम मैकेनिज्म जानना चाह रहे हैं, और जो वाई है उसके पीछे हम जानना चाह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है उस प्रोसेस का। तो यहाँ पे जवाब भी दिया हुआ है कि फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट हाउ, तो उसका जवाब क्या हो सकता है, उसका जवाब ये हो सकता है कि द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स। उनका वॉइस बॉक्स कैसे ऑपरेट करता है, या कौन सा वो बोन है जो वाइब्रेट कर रहा है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। जब वहीं पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो क्या हो सकता है, उसका जवाब ये है कि बर्ड नीड्स टू कम्युनिकेट विथ इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो वाई का जवाब क्या हो सकता है कि शायद वो ब्रीडिंग के लिए आवाज़ निकाल रही है, मेटिंग करने के लिए ब्रीडिंग सीजन में मेटिंग करने के लिए आवाज़ निकाल रही है। फिर क्या कहता है, व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड विथ अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड यू विल सर्टेनली कम अप विथ मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप। जब आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, एक साइंटिफिक नज़रिए से देखना चाहेंगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे दोनों तरह के। जैसे इनमें से कुछ सवालों का एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। क्या है, अब देखिए। सबसे पहला सवाल ये कह रहा है कि वाई आर द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट। दूसरा, हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर। तीसरा, हाउ डज द कैक्टस हैव सो मेनी, वाई डज द कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स। हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ऑन मदर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतने सारे सवाल दिए हुए हैं। एक्चुअली ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए, पर मैं पहले ही बता देता हूँ आपको इन सभी सवालों का जवाब। तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि भैया मून लाइट में वो सफ़ेद थोड़ा सा चमकता है, तो पॉलिनेटर्स को आसानी से दिख सकता है, इस वजह से। बी को कैसे पता चलता है कि किसमें नेक्टर है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मामला होता है जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, कैक्टस के पास इतने सारे थॉर्न क्यों होते हैं, अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या, पहला वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है, तो उनके पास एक अडेप्टेशन है, क्या, पानी को रिड्यूस करना उनके लिए मजबूरी है, तो उस वजह से वो क्या करते हैं, थॉर्न्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। और दूसरा, ये उनको एक और बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है, और वो ये है कि उनको ग्रेजिंग एनिमल से भी बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और चिक कैसे पहचानता है अपने मदर को, तो आप बताइए, आप कैसे पहचानते हैं अपने मदर को। वैसे वो भी पहचान लेता है। जाहिर सी बात है, जितने भी इंसान हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, वो सब लगभग सेम ही है, उनका जनरल अपीयरेंस तो सेम ही है, पर फिर भी कोई ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ तो रहता है ना जिससे आप पहचान सकते हैं। तो बस ऐसा ही, यही रीज़न है, जिसको इम्प्रिंटिंग कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, उसके वजह से ये चिक पहचान लेते हैं अपनी मदर को। ठीक है, तो आई होप आपको उन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है आपको इकोलॉजी का। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एबायोटिक कंपोनेंट। क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज इकोलॉजी। देखिए, जो आपका इकोसिस्टम होता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, जो आपका इकोसिस्टम होता है ना, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। अब बायोटिक में होती हैं तीन तरह की चीज़ें, एक क्या, प्लांट, एक एनिमल, एक माइक्रोब। और एबायोटिक में क्या होता है, टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, सोयल, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इस बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में क्या इंटरेक्शन हो रहा है,
या एक बायोटिक से दूसरे बायोटिक में भी क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इसी के स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। यही इस लाइन में आपके कहना चाहता है। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी बिटवीन द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, स्टडी बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक और बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। एक्चुअल में एबायोटिक और एबायोटिक में भी होना चाहिए, पर वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है अभी। इसी वजह से हम जो चीज़ें बायोटिक से रिलेटेड हैं उसको फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बताऊं कि इसमें इंटरेक्शन कैसे हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक में, तो आप देखिए बायोटिक में क्या है, प्लांट है। प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूसर है, खाना बनाता है। उसी खाने को तो एनिमल खाता है। और प्लांट और एनिमल जब कभी मर जाता है तो वो मिट्टी में चला जाता है, तो उसी प्लांट और एनिमल को क्या, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हुए नहीं, इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अब देखिए प्लांट खाना कैसे बनाता है, तो भाई सनलाइट की मदद से खाना बना रहा है, जो आपका वाटर है उसके मदद से टेम्परेचर खाना बना रहा है, एयर है उसके मदद से बना रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लांट भी इंटरेक्ट तो कर रहा है, प्लांट से एबायोटिक से भी इंटरेक्ट कर रहा है। बायोटिक में भी ऐसे बहुत सारा आप बना सकते हो। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इसी इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। यही पढ़ते हैं हम इकोलॉजी में, ठीक है। यही हम पढ़ते हैं किसमें, इकोलॉजी में, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कितना, 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है इकोलॉजी। इसमें सबसे पहला क्या दिया हुआ है इन्होंने, इकोलॉजी, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, चौथा बायोम। In this chapter we will explore ecology at organismic and population level। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इसमें तो हम ऑर्गेनिज्मिक और पॉपुलेशन लेवल पर ही देखेंगे, ठीक है। बाकी अगला वाला चैप्टर इकोसिस्टम होता है, उसके बाद बायोस्फीयर वगैरह के बारे में आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से ही डील करेंगे हम, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, इन सब का मतलब भी हमने बता दिया आपको। सबसे पहले व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, भैया अ सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसके पास एक लाइफ है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन, सिमिलर इंडिविजुअल, सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है। आप एक इंसान हैं, आपके भाई भी एक इंसान है, आपके फादर भी एक इंसान है, आपके मदर भी एक इंसान है, आपके पड़ोसी भी इंसान है, आपके गांव में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, तो उन सबको मिलाकर हम एक पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो वो आपके गांव का पॉपुलेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहें तो आपके डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन हो सकता है, आपके देश का पॉपुलेशन हो सकता है, या एक कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन हो सकता है, या आप सबसे बड़े लेवल पर अगर आप चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, पूरी दुनिया का ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर टू ईच अदर इन अपीयरेंस एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। क्या, एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, मतलब नेचुरली उनमें मेटिंग हो सकता हो, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन कहा जाता है। और कम्युनिटी, देखिए अब मान लीजिए ह्यूमन का पॉपुलेशन हो गया, ऐसे ही डॉग का भी तो पॉपुलेशन हो सकता है, ऐसे ही किसी प्लांट का भी तो पॉपुलेशन हो सकता है, डॉग अर्थात एनिमल, ऐसे प्लांट का पॉपुलेशन हो सकता है, या ऐसे ही माइक्रोब का पॉपुलेशन हो सकता है। तो इन सब एनिमल, प्लांट, माइक्रोब के पॉपुलेशन को जब हम मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, एक कम्युनिटी बनेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनता है। और बायोम क्या है भैया, बायोम एक बड़ा कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी के बाद एक्चुअली आता है इकोसिस्टम। और बायोम क्या होता है, बायोम इज लार्ज इकोसिस्टम, एक लार्ज इकोसिस्टम को बायोम कहा जाता है, ठीक है। तो फिर इकोसिस्टम आपके मन में आएगा, ये क्या होता है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक ऐसा जगह जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम is a place where both biotic and abiotic factors interact with each other। अब
इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, और बहुत कुछ उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी ये बता दूं, एक बहुत बड़ा जो इकोसिस्टम होता है उसी को हम बायोम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. तो क्या कह रहा है? तो भैया देखिए, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जब आप इकोलॉजी देखेंगे तो वो क्या है बेसिकली? दैट इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। दैट इज physiological ecology. It is a very important term and you need to remember this, that ecology at the organismic level is physiological ecology. क्यों? क्योंकि अगर हम आप एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ सबसे पहले फिजियोलॉजी को ही मेंटेन करना चाहता है, ठीक है? तो उस वजह से आप कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या जो हमें बताता है किसके बारे में? दैट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। किस चीज़ के लिए अडेप्टेड हैं? सर्वाइवल के लिए भी एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं? यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लानेट अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन। एक बहुत अच्छी जियोग्राफी की बात इन्होंने कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस एंड देखिए, आप जानते हैं ना, जो सन है आपका, जो सन है वो क्या है? सन के अराउंड जो आपका प्लानेट अर्थ है वो ऐसा सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो यही इसका एक्सिस क्या टिल्टेड है, इसी की बात कर रहा है। तो यही कह रहा है कि टिल्ट ऑफ द अर्थ के टिल्ट के होने की वजह से क्या एनुअल वेरिएशन आता है। कहाँ पर? किस चीज़ में? इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो आपका टिल्ट ऑफ एक्सिस है ना, इसी की वजह से अलग अलग जगह पे वेरिएशन आता है टेम्परेचर पर। देखिए, जब ये एक्सिस में ऐसा कुछ है तो इधर ज़्यादा लाइट थोड़ा सा पड़ेगा और इधर तो नहीं पड़ेगा, तो इधर अलग सीजन रहेगा, इधर अलग सीजन रहेगा, ठीक है? तो यही समझाना चाह रहा है यहाँ पर। क्या समझाना चाह रहा है? कि जो अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है ना, उसी की वजह से क्या होता है? एनुअल वेरिएशन आता है। किसमें? इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। और इस वेरिएशन की वजह से क्या आता है? अलग अलग सीजन आते हैं अलग अलग जगहों पर। अच्छा, इन सब वेरिएशंस को अगर हम एक साथ ले लें, कौन से वेरिएशन? जो आपका टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, इसको अगर आप लें और इसके साथ प्रेसिपिटेशन, इसको कंसिडर करें, ठीक है? तो यही दो मेजर फैक्टर हैं जो कि बायोम्स को बनाते हैं। किस तरह का बायोम बनेगा वो कौन डिटरमाइन करता है? टेम्परेचर डिटरमाइन करता है और प्रेसिपिटेशन डिटरमाइन करता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल प्लस स्नो, दैट एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज फॉलिंग ऑन अर्थ इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो दिस टेम्परेचर along with precipitation includes account for the formation of major biome. कौन कौन है मेजर बायोम? सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। इसका फिगर दिया हुआ है 13.1 में, 13.1 आगे दिया हुआ है, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे देखिए, यही आपका फिगर 13.1 जिसमें बता रहा है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मीन एनुअल मतलब एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, एक साल में एवरेज जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको, और इधर क्या दिया हुआ है आपका? मीन एनुअल टेम्परेचर, एक साल का एवरेज टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है। तो इन दोनों के वजह से क्या बन रहे हैं? इन दोनों के वजह से बन रहे हैं अलग अलग बायोम्स। क्या दिया हुआ? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड,
यहाँ पे ग्रासलैंड, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा और क्या डेजर्ट। तो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में क्या ध्यान रखना रहता है, आपको इस डायग्राम में ध्यान रखना रहता है कि एक पर्टिकुलर तरह का जो बायोम है वहाँ पे क्या मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है और मीन एनुअल टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, यही ध्यान रखना रहता है। तो देखिए यहाँ देखिए जो सबसे पहला दिया हुआ है इधर डेजर्ट के बारे में, तो डेजर्ट का अगर आप देखें मीन एनुअल टेम्परेचर तो कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22-23 डिग्री सेल्सियस तक वेरी कर रहा है। और वहीं पे क्या इसका रेनफॉल देखें तो रेनफॉल बहुत नैरो है, बहुत नैरो है। कहाँ तक, अगर आप देखना चाहते हैं तो कहाँ तक, 50 से भी कम, इनफैक्ट 25-30 इस तरह का होता है डेजर्ट में। ठीक है, तो कहना समझना आपको क्या है कि यहाँ पे बहुत मिनिमम रेंज ऑफ रेनफॉल होता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत कम है। डेजर्ट के बगल में ही क्या दिया हुआ है, ग्रासलैंड, जहाँ पे क्या रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और टेम्परेचर भी और वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्या रेनफॉल थोड़ा और ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे क्या ग्रासेस आने के लिए सूटेबल हो गया है, तो वो ग्रासलैंड बन गया है। और फिर देखिए जो आपका टेम्परेट फॉरेस्ट दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि 400 450 तक लगभग गया हुआ है। और इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखिए टेम्परेचर कितना कम है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी ये कांस्टेंट टेम्परेचर रह रहा है वहाँ पर, और यही चाहिए होता है। इसी वजह से कांस्टेंट टेम्परेचर जब रहेगा तो वो आदमी ऑर्गेनिज्म वहाँ का बढ़िया से अडेप्ट कर पाएगा और उसका सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होगा, और जब सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। इसी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द मैक्सिमम डाइवर्सिटी जोन ऑन अर्थ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पर पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। चलिए एक्चुअली आपको क्या है, ये जो डायग्राम में जो आपका ग्राफ में दिया हुआ है आपको पोजीशन याद रखना रहता है। ठीक है, तो पोजीशन थोड़ा सा 2-4 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए एक्चुअली कैसे याद रखना है आपको, वेरी सिंपल है। यहाँ पे देखिए कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ है ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए जो कोन वाला बना हुआ यही क्या है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है। और कोनिफेरस फॉरेस्ट के बगल में क्या है, जस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है। ये कोनिफेरस फॉरेस्ट में क्या होते हैं, कोनिकल ट्री होते हैं भाई, कोनिकल ट्री। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये जो सबसे बड़ा वाला बीच में दिखाई दे रहा है वो टेम्परेट फॉरेस्ट का है। टेम्परेट फॉरेस्ट की खास बात होती है कि यहाँ इनके पास ब्रॉड लीफ होता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे इधर है, सबसे डेजर्ट सबसे इधर की एक किनारे है, डेजर्ट एक किनारे, दूसरे किनारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बीच में यहाँ ग्रासलैंड और दो नज़दीक नज़दीक टेम्परेट और कोनिफेरस। और जो सबसे अलग एक है क्या, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, आर्टिक टुंड्रा और क्या अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, चलिए तो आपको ये ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में ग्राफ देकर पूछा जा सकता है कि कौन ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या देखिए, एक चीज़ होता है कि कोई भी जो बायोम होता है ना वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। पर उस बायोम एक बहुत बड़ा जगह है तो वहाँ पे बीच बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत जो वेरिएशन आते हैं उसी की वजह से वहाँ पे अलग थोड़ा सा एक अलग तरह का हैबिटेट बन जाता है। मान लीजिए एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और उस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बीचों बीच पूरा एक नदी बह रहा है, तो यही क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन है। यहाँ पे तो रेन फॉरेस्ट रहेगा सब पूरा, लेकिन बीच में क्या है, बीच में थोड़ा सा अगर नदी आ गया तो वेरिएशन हो गया ना, तो यहाँ पे अलग तरह का हैबिटेट बन गया ना, तो यहाँ थोड़ा अलग तरह के ऑर्गेनिज्म रहेंगे। यही आपका पहला लाइन से समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है, समझाना ये चाहता है कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। और जो मेजर बायोम्स है इंडिया वो फिगर 13.2 में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मेजर बायोम्स इन इंडिया। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है आपका ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बी क्या है डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट है, और सी आपका क्या है डेजर्ट है, और चौथा सी कोस्ट है। ठीक है, दीज आर द मेजर बायोम्स इन इंडिया। Our planet Earth life on planet Earth life exists not just in a few favorable habitat but even in extreme and harsh habitats.
Scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost polar region, high mountain tops, thermal springs and stinking compost pits. ये सब क्या है? ये अलग अलग तरह के हैबिटेट हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी आपको पाई जाएगी। इस आपको इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एकदम बहुत तेज़ राजस्थान का जो डेजर्ट, तेज़ गर्म वाला, एकदम ज़्यादा गर्म वाला, एकदम हॉट। और रेन सोक्ड मतलब क्या? पानी से भरा हुआ मेघालय फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा डीप ओशियन ट्रेंचेस, समुद्र के गहराइयों की बात कर रहा है। टोरेंशियल स्ट्रीम, टोरेंशियल शब्द का मतलब होता है बहुत तेज़ 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 चलने वाले स्ट्रीम, रैपिडली फ्लोइंग वाटर को कह रहा है। परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन, परमाफ्रोस्ट मतलब ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पर पूरा थ्रू आउट द ईयर फ्रॉस्ट, ज़मीन पे बर्फ़ पड़ी हुई रहती है। हाई माउंटेन समझ सकते हैं। थर्मल स्प्रिंग, स्प्रिंग्स ऐसे जो थर्मल, जहाँ से गर्म पानी निकल रहा हो। और स्टिंकिंग, सड़ता हुआ जो पिट्स है, कंपोज्ड, सड़ता गलता हुआ कूड़ा कबाड़ जो है, ये सब क्या है? ये सब दीज आर द हैबिटेट्स वेयर लाइफ इज पॉसिबल। In fact, our intestine is also a unique habitat for hundreds of species of microbe. क्या बता रहा है कि हमारा जो intestine है, it is also a unique habitat for hundred of species of microbes. फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ एबायोटिक फैक्टर्स की बात करता है, ठीक है, वही हमें पढ़ना है। क्या कि व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। तो वो क्या की एलिमेंट्स हैं जो कि किसी एक हैबिटेट के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में वेरिएशंस लेकर आते हैं। तो इसमें बताया हुआ है, आपका जवाब भी दिया हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल। यही जो फैक्टर्स हैं एबायोटिक, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 फैक्टर्स हैं, कौन कौन? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल। We must remember that physiochemical component alone do not characterize the habitat of organism completely. The habitat includes biotic component also. क्या कह रहा है? हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी हैबिटेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या वहाँ के सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट ही नहीं बल्कि बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कंपिटिटर्स, ठीक है, ये सब के वजह से डिटरमाइन होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है वहाँ का। We assume that over period of time the organism had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. हम मानते हैं ऐसा क्या कि समय के दौरान जो इवोल्यूशन का समय चल रहा है उसके थ्रू क्या नेचुरल सिलेक्शन के वजह से ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है उसने अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट कर लिया है अपने आप को। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली डिफरेंट रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन टॉलरेट। एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अलग अलग रेंज पर डिफाइंड, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन टॉलरेट। एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या एक बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कंडीशन ही होते हैं जो उसको टॉलरेट कर सकता है वो, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक डिफिनिट रेंज ऑफ कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकता है, एक डिफिनेट रिसोर्स पर ही डिपेंड कर सकता है और एक डिफिनेट रोल ही प्ले कर सकता है एक इकोसिस्टम में या एक हैबिटेट में। और जो उसका क्या है, जो ये काम कर रहा है, फंक्शनल रोल और उस जो रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, उसी को हम दोनों को मिलाकर नीच कहते हैं। ऑल दिस टुगेदर कंपेरेटिव नीच। एक्चुअली क्या है नीच? नीच क्या है? नीच को कहा जाता है वर्क एंड वर्क एड्रेस या फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट, इट इज कॉल्ड नीक। तो व्हाट इज नीक? नीक इज वर्क प्लस वर्क एड्रेस। और ये नीक किसी भी दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम नहीं होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब हर एक तरह की ऑर्गेनिज्म के लिए उसका एक अपना निके रहता है या नीक रहता है या नीच रहता है, आप जो भी
कहना चाहें, जो आपको बेहतर लगे, सुइटेबल लगे पढ़ने में। फिर 13.1.1 में मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला है टेम्परेचर, और टेम्परेचर ही है क्या, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेराइज सीजनली, decreases progressively from the equator towards the pole and from plains to the mountain tops। आपको पता होगा कि जो लैंड पे क्या एवरेज टेम्परेचर है, लैंड पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या है, दैट वेराइज सीजनली, और क्या करता है, एंड डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। आपको पता होगा क्या कि जो टेम्परेचर है ना, जो आपका अर्थ है वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका इक्वेटर वाला रीजन है वहीं पर क्या ज़्यादा सनलाइट पड़ता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर आपका घटता जाता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन द पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड्स टू 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। कहाँ से रेंज कर रहा है, सब जीरो लेवल, पोलर एरिया से माइनस में भी होता है, और हाई एल्टीट्यूड तक जाता है, और उसके बाद ट्रॉपिकल डेजर्ट जहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है समर में। फिर ठीक है, देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज कम टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे भी जगह हैं यूनिक हैबिटेट्स जैसे थर्मल स्प्रिंग, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। थर्मल स्प्रिंग मतलब क्या, वो गर्म पानी वाले फुहारे, और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट मतलब समुंदर के नीचे निचले सतह पे ज़मीन जो है वहाँ पे थोड़ी दरारें प्रेजेंट रहती हैं जहाँ से हाइड्रो पानी, गर्म पानी निकलता है, लार्वा निकलता है एक तरह से कह लीजिए, तो उन्हीं को डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर एवरेज क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। क्या कह रहा है, मैंगो ट्री जो आपका है टेम्परेट कंट्रीज में नहीं ग्रो कर सकता जैसे कनाडा और जर्मनी। वहीं पे क्या कह रहा है, स्नो लियोपार्ड्स नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, और टूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। टूना फिश को भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के आगे नहीं पाया जाएगा, नहीं पाए जाते हैं। स्नो लियोपार्ड केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं, मैंगो कनाडा में नहीं पाया जाता है, जर्मनी में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ आपको समझाने के लिए, क्या, यू कैन अप्रिसिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट्स द काइनेटिक ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्यों नहीं पाए जाते हैं भाई, इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उनके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। मैंगो के लिए सूटेबल टेम्परेचर कनाडा में नहीं है, कनाडा में वहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर नहीं है, ठंड एरिया है, वहाँ पे नहीं ग्रो कर सकता है। ये लियोपार्ड केरला में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे रोल किसका है, मेजर, जो मेजर रोल है यहाँ पर किसका है, टेम्परेचर का है। टेम्परेचर, इसी वजह से कह रहे हैं टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर। क्यों है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पर कि टेम्परेचर जो है ना वो एंजाइम के काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है, मतलब काइनेटिक्स मतलब रेट उसके स्पीड को अफेक्ट करता है। ठीक है, और जिस स्पीड से एंजाइम काम करेगा यानी वो उसके डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, यही बात बताना चाह रहा है यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या टॉलरेट कर सकते हैं और थ्राइव सर्वाइव कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, इनको यूरीथर्मल कहा जाता है। बट फ्यू तो
टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इनको यूरीथर्मल कहा जाता है। लेकिन वास्ट मतलब अधिकतर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब बहुत कम रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को नहीं टॉलरेट कर सकते, एक पर्टिकुलर लिमिट 2, 4, 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही उसी में टिके रह सकते हैं। ये नहीं कि 20 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तब भी जिंदा रहेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस बेसी हो गया तब भी जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते उनको स्टीनोथर्मल कहा जाता है। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह रहा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या कि लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज़्यादा उसके अंदर थर्मल टॉलरेंस होगा, जितना वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकेगा, उतना उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। जितना उसका नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने की आदत होगी उतना उसका डिस्ट्रीब्यूशन नैरो होगा, ठीक है। चलिए यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल एंड प्लांट? यस ऑफ कोर्स यू कैन थिंक, एंड इफ नॉट देन यू विल बी एबल टू थिंक जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, पढ़िए, आ जाएगा। In recent year, there has been a growing concern about gradually increasing average global temperature. चैप्टर 16 के बारे में इसके में बताएगा। और आप क्या कह रहा है कि रिसेंट ईयर में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीसीज टू बी अफेक्टेड। कह रहा है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कई सारे कुछ स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज है वो इफेक्ट होगा। ये ऑफ कोर्स रेंज अफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स अफेक्टेड, यस इट विल बी अफेक्टेड। आप कहेंगे यस इट विल बी अफेक्टेड। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर जो दूसरा एबायोटिक फैक्टर है वो क्या है आपका, वाटर। दूसरा इंपॉर्टेंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो अगर उस ऑप्शन में टेम्परेचर है तो पहला उसको टिक कर देना है, अगर टेम्परेचर नहीं रहेगा तो वाटर को टिक करना है, यानी वाटर इज द सेकंड मोस्ट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर। वही कह रहा है वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर। आप सभी जानते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ, पानी में ही तो ओरिजिनेट हुआ, और पानी के बिना लाइफ इज अनसस्टेनेबल विथआउट वाटर। Its availability is so limited in desert that only special adaptation make it possible for organism to live there. क्या कह रहा है, डेजर्ट में इसकी अवेलेबिलिटी इतनी लिमिटेड है कि उनमें कुछ खास तौर का जो अडेप्टेशन होता है उसी के वजह से ही वहां पर लाइफ पॉसिबल है। The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. Next important line क्या, प्रोडक्टिविटी, प्लांट का, किसी भी प्लांट का प्रोडक्टिविटी कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये भी बहुत डिपेंड करता है पानी पर। इंपॉर्टेंट लाइन ऑप्शन के फॉर्म में आ सकता है। You might think that organism living in ocean, lake and river should not face any water related problem. आपको लगता होगा, और अक्सर सही बात है, सबको लगता है कि भाई जो डेजर्ट में है उसको तो पानी की दिक्कत है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, लेकिन आपने ज़रूर सोचा होगा सर जो तालाब में रह रहा है, जो नदी में रह रहा है, जो समुद्र में रह रहा है उसको तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होती होगी सर, उसको तो भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता होगा। पर नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज पानी का सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी नहीं मैटर करता है बाबू, वो कहाँ पर रह रहा है उस पानी का क्वांटिटी और क्वालिटी भी मैटर करता है। तो पानी का क्या, क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी भी मैटर करता है। पानी भरा हुआ है लेकिन अगर वो पानी पूरा गंदा है, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, नमक बहुत ज़्यादा हो गया है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो क्या ही फ़ायदा ऐसे पानी का, है कि नहीं? तो क्या ही फ़ायदा ऐसे पानी का।
क्या कह रहा है? फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी यानी केमिकल कंपोजिशन या पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो पानी में रहने वाले जानवरों के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए क्वांटिटी नहीं बल्कि उसका क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसी क्वालिटी को एक तरह से मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटी में केमिकल कंपोजिशन में एक चीज़ आता है पानी का, साल्ट का कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ साल्ट। ये एक तरह का केमिकल कंपोजिशन को बताता है जो कि अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। इस साल्ट कंसंट्रेशन को सैलिनिटी कहा जाता है। व्हाट इज सैलिनिटी? द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन वाटर इज कॉल्ड इट सैलिनिटी। और ये सैलिनिटी अलग अलग पानी का अलग अलग होता है, वही यहाँ पर दिया हुआ है, आपको देखना है, याद भी रखना है कि द साल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। तो सैलिनिटी को मेजर करने के लिए क्या, पीपीटी यानी पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर किया जाता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मोल कॉन्सेप्ट में पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना पार्ट, तो यहाँ पर 1000 में कितना पार्ट है, ऐसे मेजर करते हैं। और बता वैल्यू भी दिया हुआ है। The salt concentration is less than 5 in inland water, 30 to 35 in sea and more than 100 in hypersaline lagoons। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि इनलैंड वाटर की सैलिनिटी 5 से कम होता है, समुद्र सी का 30 to 35 होता है, और हाइपर सलाइन बहुत ज़्यादा सलाइन लगून्स में क्या होता है, मोर देन 100 होता है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ salinities. Some organism are tolerant of wide range of salinities. उनको हम यूरी हेलाइन कहेंगे, बट अदर आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, उनको हम स्टीनो हेलाइन कहेंगे। तो बस बिल्कुल वही टेम्परेचर वाला मामला है, जो टेम्परेचर वाला आपने देखा ना यहाँ पे, सेम टू सेम वैसे ही है। क्या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता था, तो उसको क्या कह रहे हैं, यूरी थर्मल। और नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता तो क्या कह रहे हैं, स्टीनोथर्मल। तो बिल्कुल एकदम वैसा ही है क्या, कि अगर वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर सकता है तो क्या कहेंगे, यूरी हेलाइन कहेंगे। और नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर सकता है तो उसको स्टीनो हेलाइन कहेंगे। फिर क्या कहता है आगे, मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस। बहुत सारे जो फ्रेश वाटर एनिमल है ना, जो फ्रेश वाटर में मतलब साल्ट कंसंट्रेशन जिसमें बहुत कम रहता है, ऐसे पानी की बात कर रहा है, वो क्या समुंदर में वो के पानी में, सी वाटर में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। और वाइस वर्सा, समुंदर में रहने वाले, सी वाटर में रहने वाले फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे क्या ऑस्मोटिक प्रॉब्लम फेस करेंगे, दे विल फेस ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स क्या मतलब, फ्लूइड से रिलेटेड, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करेंगे। वो अपने बॉडी के फ्लूइड्स के वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर जो आपको दिया हुआ है वो लाइट के बारे में दिया हुआ है। तो लाइट क्या है, सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन लाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है आप जानते हैं भाई कि क्या प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस से, वो तभी पॉसिबल है जब सनलाइट अवेलेबल रहे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट कितना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ख़ास तौर पर ऑटोट्रॉफ के लिए। ठीक है, ठीक है। मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, जैसे अब देखिए जरूरी बात कह रहा है कि मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट हर्ब एंड श्रब्स ग्रोइंग इन अ फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopied trees। एक बहुत अच्छी बात देखिए, आपको प्लांट्स को क्या, प्लांट्स को ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स और उसके बाद ट्री आते हैं ना। तो जंगलों में जब फॉरेस्ट में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ क्या है, फॉर ट्रीज हैं, और ट्रीज में क्या होता है, घने होते हैं ना, वो कैनोपी होता है। ट्रीज में क्या होता है, कैनोपी होता है, ऐसे करके कैनोपी होता है। तो अब जो यहाँ पर हर्ब और श्रब ग्रो करते हैं उनको तो उतना लाइट नहीं मिल पाता है, तो
उसी के लिए वो अडेप्टेड भी होते हैं, इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। इनने अपने अंदर ऐसे अडेप्टेशंस ला लिए हैं जिससे वो लो लाइट कंडीशन में, क्योंकि पूरा लाइट तो इन लोगों ने छेक लिया, तो लो लाइट कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा कुछ अडेप्टेशन होता है हर्ब्स और श्रब में, ये बात आपको समझाना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering। और आप जानते हैं क्या, बहुत सारे प्लांट क्या सनलाइट के डिपेंड करते हैं फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, जो आपने हार्मोन वाले चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन में पढ़ा है ना, फोटोपीरियोडिज्म। तो वहाँ पे क्या अलग अलग फ्लावर को, अलग अलग प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए अलग अलग ड्यूरेशन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए होता है ना, उसके बारे में कर रहा है, जिसमें आपने शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा। फॉर मेनी एनिमल्स टू, अच्छा सिर्फ प्लांट को नहीं जरूरी है लाइट का, एनिमल को भी तो जरूरी है यार। लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज अ क्यू फॉर देयर टाइमिंग फॉर फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़। तो ये जो लाइट का जो डायर्नल वेरिएशन, डे और नाइट का जो वेरिएशन हो रहा है, या जो सीज़न में जो वेरिएशन हो रहा है लाइट का इंटेंसिटी या ड्यूरेशन में, जैसे आप देखते हैं अभी विंटर सीजन, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी क्या है विंटर सीजन चल रहा है, तो लाइट का इंटेंसिटी कम रहता है ना उस समय एज कम्पेयर टू समर, और ड्यूरेशन भी तो कम रहता है ना। तो इस पे क्या ये एनिमल पे भी असर डालता है, क्योंकि इसी के वजह से देखते हुए एनिमल को क्या एक क्लू मिलता है, क्यूज मतलब क्लू मिलता है क्या, फोरेजिंग करने के लिए, रिप्रोडक्ट मतलब फोरेजिंग मतलब टू सर्च फॉर फूड, और रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेटिंग करने के लिए, या माइग्रेशन करने के लिए। आपने सुना होगा माइग्रेशन वाला भी एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, the availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is source for both। फिर क्या कह रहे हैं कि लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली, लाइट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि दोनों सन से ही आते हैं। बट यहाँ पर एक कर दिया फिर उन्होंने, बट क्या, डीप ओशियंस, जो 500 मीटर से गहरे भी जो ओशियंस है वहाँ पे क्या हो रहा है, the environment is dark and its inhabitants are not aware of the existence of a celestial source of energy called the sun, are not aware of the existence of a celestial source of energy called the sun, sorry, what then is the source of energy। कह रहा है कि जो डीप ओशियंस है वहाँ पर तो सनलाइट नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोथर्मल वेंट आया था ना, वही वहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वही वहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। द स्पेक्ट्रल क्वालिटीज ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म वाइल नॉट ऑल कलर कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है सोलर रेडिएशन का ये भी इंपॉर्टेंट है, और यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी, जो यूवी लाइट है वो काफ़ी कई ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल भी होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, और क्या, वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मेरीन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन। जो विजिबल स्पेक्ट्रम का डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, वो सभी कंपोनेंट नहीं, जो एक्वाटिक एनिमल है, मेराइन एनिमल है, उनके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, जो कि समुद्र के गहराइयों में रहते हैं। Among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water? तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि देखिए जो समुंदर है ना वहाँ पे सबसे ऊपर तो जो पाया जाता है वो है क्या, ब्लू एल्गे, ग्रीन एल्गे, सॉरी, हाँ ग्रीन एल्गे, और उसके बाद जो पाया जाता है वो क्या है, ब्राउन एल्गे, और उसके पास जो होता है उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका रेड एल्गे। ठीक है, तो ऐसे पाए जाते हैं, सबसे ऊपर क्या ग्रीन एल्गे, उसके बाद ब्राउन एल्गे, और उसके नीचे क्या डीपेस्ट पार्ट में क्या होता है, रेड एल्गे होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है माय डियर फ्रेंड, दैट इज सोयल। सोयल यानी कि मिट्टी।
अब मिट्टी के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और शायद आपको कंफ्यूजिंग भी हो जाए, पर बहुत सारा क्वेश्चन इनसे बन सकता है, चाहे वो नीट हो, बोर्ड में तो खैर आएगा, आपको जो आएगा वो लिखना रहेगा, लेकिन जो बोर्ड नीट के एग्ज़ाम में, बोर्ड में तो लिखना रहेगा, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं, हर लाइन एक सवाल है। देखिए कैसे, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल इन डिफरेंट प्लेस वेरी, बताइए क्लियर है क्या? बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर क्या सोयल की अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। डू यू एग्री? यू शुड एग्री, यू मस्ट एग्री। और किस पे डिपेंड रहता है? डिपेंड किस पे करता है? तो उसके बारे में दिया हुआ है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occurred। किन चीजों पर डिपेंड करता है किसी भी जगह पे पाए जाने वाला जो मिट्टी है? वेरियस फैक्टर्स पर। सबसे पहला फैक्टर क्या है? क्लाइमेट। दूसरा फैक्टर क्या है? वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या? ब्रेकिंग ऑफ रॉक पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। एंड फॉर्मिंग सोयल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वेदरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है, और वो सोयल जो बना हुआ है वो ट्रांसपोर्टेड है, कहीं दूसरी जगह से आया है, या सेडिमेंटेशन की वजह से बना हुआ है, या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी जगह पर पाई जाने वाली सोयल की नेचर या प्रॉपर्टी कैसी होगी, ठीक है। तो ये सब आपको एक अलग अलग पॉइंट है वो याद रखना है, फैक्टर्स को सबको याद रखना है कि क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, वेदर द सोइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, एंड हाउ सोइल डेवलपमेंट अकॉर्ड, दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल एट अ पर्टिकुलर प्लेस। फिर क्या कहता है आगे? वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोइल सच एज सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। देखिए यहाँ पे दो शब्द है, एक है परकुलेशन। परकुलेशन मतलब होता है, परकुलेशन मतलब होता है क्या? पिनिट्रेट करने की एबिलिटी। जैसे मान लीजिए ये सोयल है ना, ये सोयल के अलग अलग पार्टिकल हैं, तो इसका परकुलेशन थोड़ा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ परकुलेशन थोड़ा कम है, और यहाँ पे थोड़ा सा और कम है। परकुलेशन मतलब पिनिट्रेट करने की एबिलिटी। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ परकुलेशन कम है ना, तो यहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ वाटर होल्ड परकुलेशन थोड़ा सा इससे कम है, यहाँ पे इस परकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा कम है। और इधर यहाँ सेकेंड वाले की बात कर रहा था मैं, और यहाँ देखेंगे परकुलेशन सबसे ज़्यादा है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है। समझ में आई बात? वाटर को होल्ड रखने की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और पिनेट्रेट करवाने की कैपेसिटी, परकोलेशन। अब ये दोनों किन चीजों की वजह से डिटरमाइन होता है वो आपको याद रखना है कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोइल सच एज सोइल का कंपोजिशन, उसका ग्रेन का साइज, सोइल के दाने का साइज, और एग्रीगेशन, कितना बड़ा बड़ा उसका एग्रीगेट जो उसका पार्टिकल है, गुच्छा ग्रुप जो है वो बना हुआ है, ये सब डिटरमाइन करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द परकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। व्हाट? सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, ये क्या डिटरमाइन करते हैं? परकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। फिर अभी रुको, सबर करो, देखो आगे क्या कह रहा है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कैरेक्टरिस्टिक्स? यही सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, these characteristics along with parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in an area। तो अगर आपसे पूछे, देखो समझो बात को, अगर आपसे कोई पूछे किसी जगह पे किस तरह का सोल होएगा, ये कौन डिटरमाइन करता है? तो आप कहेंगे वेदरिंग प्रोसेस, सोइल वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, वो वेदरिंग प्रोसेस, और सोइल ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री, और सोइल का बर्न फॉर्मेशन कैसा हुआ है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सोइल का परकुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कैसी है, ये कौन डिटरमाइन करता है? तो आप कहेंगे सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन कैसा होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है? तो आप कहेंगे सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी।
पीएच समझते हैं आप, मिनरल कंपोजिशन समझते हैं, टोपोग्राफी का मतलब मैं समझाता हूँ। टोपोग्राफी का मतलब होता है जो अर्थ का जो फिजिकल अपीयरेंस है, फॉर्म है, वो उसको, जैसे कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे माउंटेन्स है, उसी को टोपोग्राफी कह रहे हैं। तो ये सब मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसा होगा। और रुको अभी, सब्र करो, ये वेजिटेशन कैसा होगा ये डिटरमाइन करेगा कि वहां पे किस तरह का एनिमल आ सकता है। समझे? ये वेरियस फैक्टर डिटरमाइन करेंगे आपको क्या, कि वहां पर सोयल कैसा होगा। अब वो सोयल कैसा है ये डिटरमाइन कर रहा है कि प्लांट कैसा है। अब वो प्लांट कैसा है ये डिटरमाइन कर रहा है कि वहां पे एनिमल कैसा है। समझिए इस बात को, इस छोटे से पैराग्राफ में कितनी सारी बातों को ये समझाना चाहता है आपका एनसीईआरटी। इसीलिए तो कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं है और समझाना भी आसान नहीं है, ठीक है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको, ठीक है। अगर समझ में आए आपको तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, फिर ये तो अभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात की, मिट्टी की बात की आपने। ऐसा ही कुछ मामला एक्वेटिक हैबिटेट में भी होता है भाई। क्या कह रहा है? सिमिलरली इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। ये जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट समुंदर में यहाँ बेंथिक मतलब होता है क्या, ये जो समुंदर है, मान लीजिए ये जो समुंदर है ना, ऐसा कुछ समुंदर है आपका, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ऐसे पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, ये रीजन है, इसको बेंथिक जोन कहा जाता है। जो सबसे लोअर मोस्ट बॉटम वाला जो रीजन है उसको बेंथिक जोन हम कहते हैं। तो ये बेंथिक जोन का क्या कैरेक्टर है, किस तरह के वहाँ पे कंपोजिशन है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, कैसा है, वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे किस तरह का एनिमल रहेगा। और फिर वहीं पे वहाँ पे डिटरमाइन करेगा किस तरह, वो डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पे किस तरह का प्लांट रहेगा। तो वहाँ पर भी ये बातें अप्लाई होती हैं, बस केवल यही बताना चाहता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या है, 13.1.2 रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। तो इन एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सेस जो हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करता है ऑर्गेनिज्म, वो देखना है हमें, ठीक है। Having realized that the abiotic condition of many habitats may vary drastically in time, we now ask how do the organism living in such habitats cope or manage with stressful condition। क्या कह रहा है? Having realized that the abiotic condition of many habitats may vary drastically in time, हमें ये पता है कि किसी भी हैबिटेट में जो एबायोटिक कंडीशन होते हैं ना, वो वेरी कर सकते हैं, ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो वी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद द स्ट्रेसफुल कंडीशन। ऑर्गेनिज्म कैसे मैनेज करता है इन स्ट्रेसफुल कंडीशन को, कैसे कोप अप करता है। कभी ज़्यादा हो गया वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन, जब उसके लिए सूटेबल कभी हो सकता है रहे, कभी हो सकता है सूटेबल नहीं रहेगा, तो इन सब से वो कैसे डील करता है, यही सब बात करेंगे हम आगे, ठीक है। यही हम बात करेंगे, हमें अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट वाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शुड बोदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। कह रहा है कि इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि एक वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्यों ऑर्गेनिज्म को बोदर कर रहा है, उससे क्यों इसको टेंशन हो रहा है भाई। तो फिर देखिए क्या कर रहा है, वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेनी स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व्ड रिलेटिवली constant internal environment that permits all biological reactions and physiological function to proceeds with maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species। कह रहा हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि इस मिलियन ऑफ ईयर्स जो इवोल्यूशन हो रहा है उसमें इंसान ऑर्गेनिज्म ने तो क्या कर लिया होगा, एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बना लिया होगा, जिसके वजह से वो उसके अंदर जो हो रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस जो हो रहे हैं वो एक मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हो सकते हैं और वो फिट रहता है, उस फिटनेस ऑफ स्पीसीज, उसको स्पीसीज को फिटनेस मिलता है वहाँ पर, ठीक है।
दिस कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी मतलब ये जो कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, उसकी कॉन्स्टेंसी की बात कर रहा है। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी। ये जो कॉन्स्टेंट वाला चीज़ है ना, कौन सा कॉन्स्टेंट? इन्वायरमेंटल, कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो वो कौन सा इन्वायरमेंटल कंडीशन है? दोनों हो सकते हैं भैया। एक क्या, बॉडी का टेम्परेचर, और दूसरा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब क्या, बॉडी का वो जो फ्लूइड का कंटेंट है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, ये सब चीज़ों की बात कर रही है हम। Ideally, then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment despite varying external environment conditions that tend to upset its homeostasis। तो देखिए जो होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपने अंदर के सभी एक्टिविटीज़ जो चल रहे हैं ना उसको मेंटेन करना, वही होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो यहीं पे ये कह रहा है कि आइडियली हमें तो ये तो होना चाहिए क्या, कि वो जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल रहा है वो इसको क्यों बोदर कर रहा है भाई, इसको तो एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहिए, कर लेना चाहिए, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेना चाहिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। फिर क्या कह रहा है देखिए, कर तो लेना चाहिए भाई, पर देखो ना, लेट अस टेक अ एनालॉजी टू क्लेरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Take an example. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so even when it is scorchingly hot or freezingly cold outside। अगर कोई पर्सन है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है, तो अगर बाहर क्या हो जाए, बाहर या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ठंडी हो जाए, तो वो क्या, इट कुड बी अचीव्ड एट होम, इन कार, वाइल ट्रैवलिंग और एट वर्क प्लेस बाय यूजिंग एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर विंटर। तो वो ये ऑब्टेन कर सकता है, अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इंसान है, वो चाहता है अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पे अपना परफॉर्मेंस बेस्ट शो कर सकता है, तो वो तो उसको चेंज कर सकता है कहीं पर भी। कैसे? या तो कभी हीट, जब ज़्यादा ठंडी है तो हीटर लगाकर, और गर्मी है तो कूलर लगाकर या एयर कंडीशनर लगाकर। ठीक है, देन हिज और हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमली रिगार्डलेस ऑफ वेदर अराउंड हिम और हर। तो उसका क्या होगा, अगर ये ऐसा कर लेता है तो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम होगा, बाहर का कैसा भी वेदर हो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर तो क्या, पर्सन होम्योस्टेसिस कंप्लीट हो गया, पर वो होम्योस्टेसिस जो कंप्लीट हुआ है वो उसके अंदर के फैक्टर की वजह से नहीं हुआ है, नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट बाय द आर्टिफिशियल मीन्स। एसी लगाया, हीटर लगाया, तो बाहर के एटमॉस्फेयर को आर्टिफिशियल तरीके से उसने रेगुलेट किया भाई, अंदर से नहीं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म कोप अप विद द सिचुएशन, बाकी के ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म, इंसान तो कर ले रहा है, इंसान क्या कर रहा है, देखो भैया इंसान तो बहुत समझदार है। इंसान को अगर लग रहा है कि हमें इतने में ही रहना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रहना है, उसी में हम बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अगर अंदर से उतना नहीं कर पा रहा है तो भी क्या, बाहर क्या कर लेगा, बाहर अगर ज़्यादा गर्मी है तो AC लगवा लेगा अपने रूम में, अपने ऑफिस में, अपने गाड़ी में, और अगर बाहर ज़्यादा ठंडी है तो अपने गाड़ी में, रूम में, ऑफिस में, कहीं पर भी वो क्या, हीटर लगवा सकता है। तो इंसान तो ये कर सकता है, पर एक जानवर भी कर सकता है क्या, ये प्लांट भी ये कर सकता है क्या? एक जानवर, प्लांट की खैर बात ही नहीं करते हम, एनिमल की ही हम बात करेंगे, तो पर एक जानवर नहीं ना कर सकता है, तो बाकी लोग कैसा क्या कर सकते हैं वही देखना है, वही तो पढ़ना है हमें, कि बाकी लोग कैसे क्या कर सकते हैं, यही हमें देखना है। फिगर 13.3 में, यहाँ पे फिगर 13.3 देखिए, जो आपको अभी यूरी थर्मल और स्टीनोथर्मल और यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन बताया था ना, उसी का एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। अभी आगे पढ़ते हैं हम, उसके बाद फिर इस ग्राफ पर आ जाएंगे। तो देखिए बाकी लोग कैसे करते हैं, इंसान कैसे कर सकता है बताया। सवाल क्या है कि बाकी और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो और पॉसिबिलिटीज़ हैं ये देखिए, रेगुलेट, रेगुलेट क्या है, देखिए क्या कह रहा है, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration etc। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसे अपना होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करता है,
फिजियोलॉजिकल तरीके से, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मिलता है। अच्छा, कभी कभी बिहेवियर से भी कर सकता है, इसका एग्जांपल आ जाएगा बिहेवियर का, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का भी ऑफकोर्स आएगा ही, तो बिहेवियरल का भी आ जाएगा। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस चैप्टर में से जो होती हैं वो आ रही हैं, वो आपको ध्यान देना है। क्या है वो? ऑल बर्ड्स एंड मेमल्स and a very few lower vertebrate and invertebrate are indeed capable of such regulation, thermoregulation and osmoregulation। ठीक है, देखिए कौन कौन रेगुलेशन कर सकता है, कौन वाला? दोनों। तो थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन कौन कौन कर सकता है? कौन? ऑल बर्ड्स एंड मेमल्स। कौन? ऑल बर्ड एंड मेमल। ऑल बर्ड एंड मेमल आर थर्मोरेगुलेटर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर। और क्या? वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, मतलब बहुत कम जो लोअर वर्टिब्रेट हैं वो भी कुछ कुछ, और कुछ कुछ इनवर्टिब्रेट ही, बाकी सिर्फ बर्ड और मेमल। कौन से बर्ड और मेमल? ऑल बर्ड एंड मेमल आर कैपेबल ऑफ रेगुलेशन। कौन वाला रेगुलेशन? दोनों रेगुलेशन। तो आपसे समझ गए होंगे क्या वहाँ पर आप याद रखना है। Evolutionary biologists believe that the success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert। Evolutionary biologists का क्या मानते हैं, जो मैमल्स का जो सक्सेस का रीज़न है वो क्या है? यही मेंटेन करने की एबिलिटी, रेगुलेशन की एबिलिटी। इसी की वजह से वो क्या, अंटार्कटिका जहाँ पर बहुत ठंड है और सहारा डेजर्ट जहाँ पर बहुत गर्म है, इसी वजह से वो दोनों जगह पर रह सकते हैं। The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use। तो बाकी मैमल्स भी ऐसे ही करते हैं जैसे ह्यूमन मेंटेन करते हैं। We maintain a constant body temperature of 13 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस इन समर व्हेन। कैसे मेंटेन करते हैं? देखो एग्जांपल दिए हुए आगे। इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी वी स्वेट प्रोफाउसली। क्या? समर में जब हमारे बॉडी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हम पसीना निकालने लगते हैं, और पसीना निकालने की वजह से क्या होता है? द कूलिंग रिजल्टिंग इवापोरेटिव कूलिंग, इवापोरेशन होता है, पानी का सरफेस पर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, ये कैसा सिमिलर है? डेजर्ट कूलर के तरह सिमिलर है। और हमारा उससे क्या होता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। अच्छा, ये तो गर्मी जब हो गया तब की बात है। ठंडी जब हो गया तब क्या बात होगी? इन विंटर अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस, हाँ, इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस वी स्टार्ट टू सीवर। सीवर मतलब क्या? कांपना। ठंडी में हम क्या करते हैं? कांपने लगते हैं। और कांपने से क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज भाई। इस एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा और रेज कर देगा आपके बॉडी के टेम्परेचर को। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? थर्मो रेगुलेशन करते हैं। तो फिर ऑस्मो रेगुलेशन हम कैसे करते हैं? अरे ऑस्मो रेगुलेशन हम कैसे करते हैं आप बताओ? 11th में पढ़े कि नहीं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसमें पढ़े किडनी। तो भैया ऑस्मो किडनी ही आपका कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। प्लांट ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव एनी सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो मेंटेन कर सके अपना इंटरनल टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट कन्फर्मर, आप ही आगे और भी पॉइंट्स हैं, भी देखिएगा। एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 99% ऑफ एनिमल, कौन कौन? 99% ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। Their body changes with the ambient temperature. In aquatic animal, the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient air, water, osmotic concentration। क्या कह रहा है? ज़्यादातर एनिमल 99% सभी प्लांट कोई भी मेंटेन नहीं कर सकता अपना इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में भी जो ज़्यादातर एनिमल जो है ना पानी में पाए जाने वाले, वो क्या मेंटेन नहीं कर पाते अपने बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन कर पाते, बदलता रहता है सराउंडिंग में जो वाटर है उसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो इन एनिमल्स और प्लांट को क्या कहा जाता है आप बताइए? दिस प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड कन्फर्मर्स। ठीक है, इनको कन्फर्मर कहा जाता है।
और जो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रेगुलेटर। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है भाई ऑल बर्ड्स एंड मेमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, उनको हम रेगुलेटर कहते हैं। और जो 99% एनिमल, ऑल प्लांट्स, नियरली ऑल प्लांट मतलब ऑल ही आप समझिए, ठीक है, ये नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? कन्फर्मर कहते हैं। आगे देखिए, कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ कांस्टेंट इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म वी मस्ट आस्क व्हाई दिस कन्फर्म हैड नॉट इवॉल्व टू बीइंग रेगुलेटर। हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये कन्फर्मर जो आज हैं, इनमें भी तो इवोल्यूशन हुआ है ना, ये लोग क्यों नहीं कर पाए, ये लोग क्यों नहीं रेगुलेटर बन गए? तो कह रहा है फिर वो याद कीजिए एसी वाला, और बताइए कि कितने लोग हैं कि अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कार में एसी लगवा लेंगे अगर बाहर गर्मी होगा, और कितने लोग हीटर लगवा लेंगे अगर बाहर ठंडी होगा? तो बताइए, सब नहीं ना खर्च कर सकता है, सब नहीं ना उतना पैसा खर्च कर सकता है कि वो एसी लगवा ले या वो हीटर लगवा ले। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एसी हीटर लगवाने के लिए जैसे पैसा चाहिए, वैसे ही किसी एक ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और सबकी इतनी औकात नहीं होती है कि वो इतना एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर सके। इसी वजह से कुछ कुछ ऐसे कन्फर्मर भी रह गए हैं, ठीक है। Recall the human analogy we use above much as they like. How many people can really afford an air conditioner? कितने लोग खरीद सकते हैं भाई एसी? Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer month. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. तो क्या ये thermoregulation है, what क्या है? It is energetically एक्सपेंसिव है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है, फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, इसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्या, दिस इज पर्टिकुलर ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल लाइक श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड, और जो छोटे एनिमल है ना जैसे श्रीव्स और हमिंग बर्ड, इनके लिए और ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हीट लॉस होता है ना या हीट गेन होता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या होता है? हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। इसका मतलब ये होता है बाबू कि हीट कितना लॉस होगा, कितना गेन होगा, ये किससे रिलेटेड है? ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम सरफेस एरिया है तो हीट गेन कम होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सिंस स्मॉल एनिमल हैव ए लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो ऑर्गेनिज्म छोटा होता है ना, तो उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, उसका वॉल्यूम जितना बड़ा है ना, उसके कंपैरिजन में क्या उसका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है। छोटे एनिमल का अगर आप कंपेयर करें तो वॉल्यूम से जितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में उसका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो वॉल्यूम से क्या होता है? वॉल्यूम मतलब सेल, जितना ज़्यादा सेल रहेगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और सेल रहेगा तभी ना एनर्जी बनेगा, हीट बनेगा। लेकिन अगर उससे क्या हो रहा है, छोटे में क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ही ज़्यादा हो जा रहा है, यानी उतना एनर्जी, उतना हीट नहीं बन पा रहा है, और सरफेस एरिया क्या हो रहा है, ज़्यादा, यानी लॉस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। Since small animal has a large surface area relative to the volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. तो जब ठंडी होगा तो वो जल्दी से जल्दी करने लगेंगे लूज, क्यों? सरफेस एरिया ज़्यादा तो लॉस ज़्यादा। They may have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animal are rarely found in polar region. इसी वजह से क्या छोटे ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं। During the course of evolution, the cost and benefit of maintaining a constant environmental are taken into consideration. Evolution के टाइम पे क्या वो constant internal condition को maintain करने के लिए जो खर्च है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. अच्छा यहीं पे एक तीसरा आ गया, क्या? पार्शियल रेगुलेटर। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो रेगुलेट कर सकते हैं पर ओनली अप टू अ लिमिटेड रेंज, थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं, उसके बाद वो कन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, कन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर कहेंगे, ठीक है। इफ स्ट्रेसफुल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, द ऑर्गेनिज्म हैज
टू अदर अल्टरनेटिव फॉर सर्वाइवल। अच्छा, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन जिसकी वजह से उसको रेगुलेट करना पड़ रहा था, अगर वो क्या लोकलाइज्ड है, लोकल है, या बहुत कम समय के लिए रह रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या बाकी और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं। उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या बाकी और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं। और वो अल्टरनेटिव्स क्या हैं आगे देखेंगे उसी को हम। माइग्रेशन इज दैट अल्टरनेटिव। तो माइग्रेशन क्या होता है देखिए। अच्छा, उसको पहले देख लीजिए। पहले हमने रेगुलेटर पढ़ा, कन्फर्मर पढ़ा और पार्शियल रेगुलेटर पढ़ा। तो उसका जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे वो देख लीजिए आप कि रेगुलेटर क्या है। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। बाहर इधर इस साइड में क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल लेवल यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इधर क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। इधर क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इधर इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो देखिए जिसका ग्राफ ये क्या है, रेगुलेटर का ग्राफ बनाया हुआ है। रेगुलेटर यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखिए यहाँ बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर मान लीजिए, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर ये तो एकदम सेम कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, यानी ये रेगुलेट कर ले रहा है। और अगर जब इधर दूसरा वाला ग्रीन वाला कन्फर्मर का ग्राफ देखिए कैसा हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी ये रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। ये क्या है, कन्फर्मर है। ठीक है। और तीसरा वाला देखिए जो पार्शियल रेगुलेटर है, उसका डायग्राम कैसा है। उसका डायग्राम कुछ ऐसा है कि थोड़े दूर तो उन्होंने क्या किया, रेगुलेट किया, थोड़े दूर उन्होंने रेगुलेट नहीं किया, और थोड़ी देर रेगुलेट किया तो कांस्टेंट लाइन, रेगुलेट नहीं किया तो बढ़ता गया। तो देखिए एक्चुअली ये पार्शियल रेगुलेटर क्या करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, ये बहुत होशियार होते हैं। जब तक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आएगा ना, तब तक ये क्या करेंगे, कन्फर्मर की तरह रहेंगे। और जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा तब रेगुलेटर की तरह रहेंगे। मतलब जब तक काम चलाने लायक रहेगा तब तक एनर्जी नहीं खर्च करेंगे रेगुलेशन करने के लिए। लेकिन जब ऐसा लगेगा उनको कि अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गया है और अब नहीं जिंदा रहा जा सकता है, मतलब अब बहुत ही गड़बड़ हो गया है मामला, तब वो क्या करेंगे, रेगुलेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसका कुछ इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक कोई कंजूस दोस्त है, वो क्या करता है, उसके पास पैसा रहेगा, भूख लगा रहेगा, लेकिन वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो खाएगा तो उसका पैसा खर्च हो जाएगा ना भाई। और अगर वो नहीं खाएगा तो बाकी आप में से कोई ना कोई खाएगा ही। आप उससे पूछेंगे नहीं, आप पूछ लेंगे उससे, तो वो हाँ कर लेगा, खा लेगा, उसी से आपका उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, और अब उसको लग रहा है कि यार अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, अब ज़्यादा हो गया, तब वो क्या करेगा, तब वो जाएगा अकेले से कोने में चुपचाप अपने पैसे से खरीद के खा लेगा, है कि नहीं। तो जब फेवरेबल रहेगा तब कन्फर्मर, और जब अनफेवरेबल सिचुएशन आएगा तब रेगुलेटर बन जाएगा वो। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो रेगुलेटर पढ़ लिया हमने, कन्फर्मर पढ़ लिया, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे माइग्रेट के बारे में। माइग्रेट, जैसे अगर कोई आप रेगुलेट या कन्फर्मर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप चाहो तो माइग्रेट कर सकते हो, वहाँ से चले जाओ भाई। उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को आप नहीं झेल पा रहे हो तो जगह बदल दो। वही कह रहा है, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोरली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल कंडीशन पीरियड इज ओवर। तो क्या कीजिए, वहाँ से उस जगह से चले जाइए दूसरे अच्छे जगह पर, और जब वो कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस चले आइएगा आप, ये कह रहा है। इन ह्यूमन के कंपैरिजन में अगर बात किया जाए तो वही है। देखिए जैसे दिल्ली में जब गर्मी का सीजन है तो क्या चले जाइए, शिमला चले जाइए, ठीक है। और जब फिर नॉर्मल होगा तो फिर चले आइएगा। तो अमीरों का शौक है ये सब, ठीक है, हमारे और आपके लिए नहीं है। Many animal, particularly birds, during winter undergo long distance migration to more hospitable areas. तो बर्ड का यहाँ पर माइग्रेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या, एवरी विंटर द फेमस केओलाडो नेशनल पार्क, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, केओलाडो नेशनल पार्क जो है, जो कि भरतपुर और राजस्थान में है, वहाँ पर क्या हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से। क्या होता है कि जब साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ जाता है तब वहाँ से बर्ड क्या होती हैं, माइग्रेट करके चली आती हैं आपके इंडिया के भरतपुर में, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर नेशनल पार्क है, वहाँ चले आते हैं।
ठीक है। साइबेरियन क्रेन जो आपने सुना होगा, साइबेरियन क्रेन, तो वही है ये साइबेरियन क्रेन, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। सस्पेंड, अच्छा अगर माइग्रेट नहीं कर सकते तो क्या कर लो, तो सस्पेंड कर लो। अब सस्पेंस किस में होता है देखिए, इन बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर प्लांट वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर आर फॉर्म्ड विद द हेल्प विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। तो सस्पेंशन किस में होता है या सस्पेंड कौन करते हैं, बैक्टीरिया करता है, फंगी करता है और लोअर प्लांट करते हैं। क्या होता है इसमें, एक ऐसा स्पेशल सेल बन जाता है जिसके ऊपर थिक लेयर रहता है, थिक वॉल रहता है, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। और जब सूटेबल कंडीशन आएगा तो वो वापस में वो ब्रेक होगा थिक वॉल, वो जर्मिनेट कर जाएंगे और एक नया प्लांट बना देंगे, ठीक है। हायर, ये तो लोअर प्लांट का मामला हो गया। हायर प्लांट में देखिए, सीड्स एंड अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज अ मीन टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्सल। तो आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना, कि रूट, लीफ, स्टेम किसी से भी हो सकता है। तो वो एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में भी मदद करते हैं, लेकिन और सीड भी रिप्रोडक्शन, सीड से ही नया प्लांट आता है। लेकिन इनका एक दूसरा फायदा होता है कि ये क्या, ये भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए मदद करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉइस्ट सीड ही है, जब उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर, मॉइस्चर मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। ये कैसे करते हैं, दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू ए स्टेट ऑफ डोरमेंसी। तो वो डोरमेंसी के स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म if unable to migrate might avoid the stress by escaping in time। तो एनिमल अगर माइग्रेट नहीं कर सकता है ना, तो टाइम स्केप कर सकता है। ये माइग्रेशन को कहा जाता है एरिया स्केप। एरिया स्केप कर दिया, माइग्रेशन को क्या कहा जाता है, एरिया स्केप। माइग्रेशन को एरिया स्केप कहा जाता है। और अगर आप एरिया स्केप नहीं कर सकते ना, तो टाइम को स्केप कर लो, वही चीज़ है। तो क्या काम बन जाएगा आपको दोनों केस में। द फेमिलियर केस ऑफ बियर गोइंग इनटू अ हाइबरनेशन ड्यूरिंग, तो आपने सुना होगा कि ठंडियों के समय में पोलर बियर जो होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वो क्या कर जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है। इसी को हाइबरनेशन कहा जाता है, जो कि स्केप इन टाइम का एग्जाम्पल है। और गर्मी में अगर समर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए ये स्नेल्स और फिशेस ये कहाँ चले जाते हैं, ये स्टीवेशन में चले जाते हैं। इसको समर स्लीप कहा जाता है। समर स्लीप, समर में किससे बचने के लिए, हीट एंड डेसिकेशन। हीट मतलब क्या, गर्मी, डेसिकेशन मतलब क्या, सूखा, सूखना मतलब पानी की कमी से बचने के लिए क्या, उसमें समर स्लीप में चले जाते हैं। और जब अंडर फेवरेबल कंडीशन मेनी जू प्लैंकटन स्पीसीज इन लेक एंड पॉन्ड आर नोन टू इंटर डायापॉज अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो लोअर जो ऑर्गेनिज्म है देखिए, जू प्लैंकटन में भी जो लेक और पॉन्ड में पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल हैं जो फाइटो प्लैंकटन को खाते हैं, उनको जू प्लैंकटन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ जाते हैं, ये डायापॉज। पॉज मतलब क्या, रोक देते हैं, रोक, सस्पेंडेड डेवलप, सस्पेंड कर दो, रोक दो, होल्ड कर दो डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये सस्पेंड डायापॉज में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो एग्जांपल दिए हुए हैं आपको याद रखना हुआ, ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल दिस एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 13.1.3 में आपको क्या देखना है, आपको देखना है बाबू एडेप्टेशंस के बारे में। तो एडेप्टेशंस क्या है, while considering the various alternative available to organism for coping with extreme in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while do so behaviorally. These responses are actually their adaptation। तो देखिए आपने देखा ना क्या कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से कोप करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं। और कुछ बिहेवियर मतलब आदत वाला, आदत क्या, जैसे चले जाना एक जगह से दूसरी जगह ना, जैसे माइग्रेटरी वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है वो क्या है, वो एक तरह का एडेप्टेशन है। तो कह रहा है कि व्हाट इज एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एडेप्टेशन क्या है, एट्रीब्यूट है एक ऑर्गेनिज्म का, एट्रीब्यूट यानी कि कैरेक्टर है। एडेप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस तरह का एट्रीब्यूट, या तो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, कोई भी हो सकता है। दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट।
तो आपको याद रखना है वो। मेनी एडेप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। इतने जो इवोल्यूशन में क्या, इवोल्यूशन के टाइम में क्या हुआ है, बहुत सारे एडेप्टेशन हुए हैं और वो जेनेटिकली फिक्स हो चुके हैं। इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझना है हमें, देखिए अच्छे से। क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर द कंगारू रेट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। तो देखिए कंगारू रेट क्या है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो वो क्या करता है, वो अपने वाटर के रिक्वायरमेंट को कैसे फिलफिल करता है, वो देखिए। वो क्या करता है, वो पानी तो वहाँ होता नहीं, तो पानी कभी भी नहीं पीता है। वो क्या करता है, वहाँ पे जो सीड्स पड़े हुए रहते हैं उन्हीं को, सीड्स को खाता है और उस सीड को, फैट को मेटाबोलाइज करके वहाँ से पानी लेता है, वहाँ से पानी लेता है। ठीक है, ठीक है। या अपने शरीर के अंदर के क्या, उसको भी फैट को ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, पानी निकालता है। तो अपने पानी की कमी को कैसे पूरा कर रहा है कंगारू रेट, थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसके वजह से इस इंटरनल फैट के ऑक्सीडेशन करने में क्या होता है, पानी एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो उसको पानी मिल जाता है। और जो पानी इतनी मुशक्कत से मिला है उसको वेस्ट ना हो, उसके लिए क्या करता है, वो कंसंट्रेट यूरिन भी प्रोड्यूस करता है, सो दैट मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो। ठीक है, चलिए, यानी ये सॉलिड यूरिन एक तरह से पास करता है। और देखिए क्या कह रहा है, एडेप्टेशंस की बात, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके ऊपर क्या, थिक क्यूटिकल आ जाता है उनके लीफ सरफेस पर, और उनके पास क्या होता है, स्टोमाटा होता है। अच्छा, वो जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उनका स्टोमाटा धंस जाता है, उनके लीफ पर क्यूटिकल आ जाता है। ये सब क्या करने के लिए, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, और उनके अंदर क्या, एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे भी आ जाता है, कैम्प पाथवे आ जाता है, जो कि क्या, दिन के टाइम पे स्टोमाटा बंद रहता है, रात के टाइम पे खुलता है, जिससे वाटर का लॉस बचा लिया जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ा होगा आपने फोटोसिंथेसिस में। सम डेजर्ट प्लांट लाइक अपुंसिया, अपुंसिया के पास क्या, पत्तियां ही नहीं होती हैं, उन पत्तियों का क्या, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ना, तो ये क्या करते हैं, उस पत्तियों को गायब करके स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेता है। एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम, स्टेम इसके अंदर फ्लैट हो जाता है और उसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मेमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर आर्म एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। मेमल्स जो कोल्डर एरिया में पाए जाते हैं उनके पास क्या, हमने क्या बताया था, अगर मेमल अगर छोटा रहे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा रहे, विंटर एरिया, ठंडे एरिया में नहीं पाए, उसके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि सरफेस एरिया छोटे एनिमल का वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, तो हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहाँ पे। तो जो विंटर एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनका बॉडी साइज बड़ा रहता है, बॉडी साइज बड़ा रहता है। ये बर्गमैन रूल है, ये क्या है, बर्गमैन रूल, बर्गमैन ने बताया था। और वहीं पे जब उनका बॉडी साइज तो बड़ा होता है, पर उनका जो एक्सट्रीमिटीज, जो किनारे वाली चीज़ें हैं, ईयर वगैरह, ये सब छोटे रहते हैं। और ये क्या है, ये एलेंस रूल है, दिस इज एलेंस रूल। In polar seas, aquatic mammals like seal have a thick cuticle layer of fat blubber which below which skin that acts as an insulator and reduces the loss of body heat. और फिर क्या कह रहा है, एक्वेटिक मेमल्स जैसे कि सील्स के अंदर क्या होता है, उनके स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट लगा हुआ रहता है जिसको ब्लबर कहते हैं, और वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे क्या, बॉडी का हीट लॉस नहीं होता है। Some organism possesses adaptation that are physiological, which allow them to respond quickly to stressful situation. ठीक है, और कुछ में क्या, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है, जिससे वो क्या, क्विकली रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एवर बीन टू अ हाई एल्टीट्यूड प्लेस, अगर आप ऊंचाई पे गए हैं, जैसे रोहतांग पास जो मनाली में है, ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, उसको कहा जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस। व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस, देखिए उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या सिम्टम, नोजिया, फटीग एंड हार्ट पाल्पिटेशंस। नोजिया मतलब क्या, नोजिया, फटीग मतलब क्या होता है, थकावट, ठीक है, घबराहट, बेचैनी, और हार्ट पाल्पिटेशंस। दिस इज बिकॉज इन द एटमॉस्फेयर, ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या है,
वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज़ बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या, एयर का प्रेशर वहाँ पर लो है, ऑक्सीजन का कमी है, तो इनफ ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है, इस वजह से ऐसा होता है। दिस इज़ बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। बट क्या होता है कि आप थोड़े समय बाद वहाँ के लिए एडजस्ट हो जाते हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लीमेटाइज एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। आपके बॉडी ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये बॉडी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उन तरीक़ों के बारे में भी लिखा हुआ है। द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आरबीसी ज़्यादा रहेगा तो क्या, जो थोड़ा बहुत भी O2 है उसको थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाएंगे। और बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंड की एफिनिटी को कम कर देगा, यानी बाइंड होने की एफिनिटी कम हो गई, यानी डिसोसिएट होने की एबिलिटी ज़्यादा हो गई, यानी जल्दी डिसोसिएट होगा, यानी टिश्यू तक जल्दी ऑक्सीजन रिलीज होगा, और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, मेनी ट्राइब इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज जो होते हैं वहाँ पर होता है। हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयज में जो रहते हैं ना, जो जनजाति प्रजाति जो भी हैं, उनमें भी ऐसा होता है। क्या होता है, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हायर आरबीसी काउंट देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। हाँ, तो जो ऊंचे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ना, उनमें ज़्यादा आरबीसी पाया जाता है। फिर क्या कह रहा है, इन मोस्ट एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हेंस ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोड्यूस ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। इन ह्यूमन इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक नैरो टेम्परेचर रेंज पर ही फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। बट आप जानते होंगे कि जो आर्कीबैक्टीरिया है ये हॉट स्प्रिंग में भी पाया जा सकता है और डीप सी हाइड्रोथर्मल बैंड में भी पाया जा सकता है, जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये कैसे होता है भाई, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, तो बताइए। आप बायोटेक में आपने पढ़ा होगा, थर्मस एक्वेटिकस से टेक पॉलीमरेज ऑब्टेन किया जाता है। तो ऐसे एंजाइम है उसके अंदर जो कि क्या, हाई टेम्परेचर वाले कंडीशन में रह सकते हैं, इस वजह से वो सर्वाइव कर सकता है। Many fish thrive in Antarctic water where temperature is always below zero. How do they manage to prevent their body fluid from freezing? तो अंटार्कटिक के पानी में जो रहने वाले जो फिशेज हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम कैसे रह पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, तो उनके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है, इसकी वजह से वो मैनेज कर पाते हैं। A large variety of marine invertebrate and fish live at great depth in the ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. ओशियन के नीचे जो ज़मीन लोग रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वहाँ पे मछलियाँ जो रह रही हैं, वहाँ तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसे बचते हैं, हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव इन स्पेशल एंजाइम। तो हाँ, उनके अंदर होते हैं स्पेशल एंजाइम। प्रेशर को कैसे झेलते हैं, तो उनका जो बोन होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, तो उस वजह से वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हड्डी उड्डी नहीं टूटता है। पर आप जाओगे तो टूट जाएगा, इतना प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो मत जाना बहुत ज़्यादा गहरे पानी में। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच, मतलब तालाब वाले में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समुंदर की बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से अ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशन। तो उनमें क्या, बायोकेमिकल अडेप्टेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। Some organisms show behavioral response to cope up with variations in their environment. कुछ ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल रेस्पॉन्स, बिहेवियरल अडेप्टेशंस भी दिखाते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या, डेजर्ट लिजर्ड। वहाँ कंगारू, इससे पहले कंगारू रेट की बात की थी भाई, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन की। अब डेजर्ट लिजर्ड की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती है इसके पास, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन तो नहीं होता है, ठीक है, बट क्या करता है, ये बिहेवियरल अडेप्टेशन इसके अंदर होता है। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से तो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को तो मेंटेन नहीं कर पाता है ये, पर बिहेवियरल उसकी अपनी आदत की वजह से कर देता है। और उसकी आदत क्या है, आदत ये है, दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन, बट मूव इनटू द शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। क्या है, वही जो आप ठंडी में करते हो। ठंडी में क्या, जब आपको ठंडी लगती है तो आप धूप में चले जाते हो, और जब शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है तो क्या, फिर छांव में चले आते हो ना, तो वैसा ही करता है। तो ये क्या होते हैं कि ये क्या करता है, जब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है तो ये जाता है सन में बैठकर सेकता है।
और जब गर्म हो जाता है तो फिर छाँव में चला आता है, ये कहना चाह रहा है। सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बोरोइंग इनटू द सोइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द ग्राउंड एबव ग्राउंड हीट। और कुछ लोग तो क्या ग्राउंड के हीट को से बचने के लिए, जो बाहर हीट है उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए बोरो बनाकर ज़मीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपके चैप्टर का पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के लिए पार्ट 2 में वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड पार्ट में एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए एनसीईआरटी से। अब मैंने तो एकदम बढ़िया से पढ़ाई दिया, आप लोग को समझाई दिया लाइन बाय लाइन, हर वर्ड समझाते हुए। ठीक है, कैसा लगा आप लोग को, समझ में आया या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी अगर किसी और चैप्टर का आप जानना चाहते हैं, वीडियो चाहिए आपको, तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, इतना एक बार खुद वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम के हों या नीट के लिए हो। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आप क्या क्वेश्चंस देख लो और उसके आंसर्स आप थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।